हाय, मैं हूं डॉक्टर विशाल एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट अबाउट द ह्यूमन बॉडी। तो जहां पे इंटरनेट भरा पड़ा है 15 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड के छोटे छोटे वीडियो से, जो कि आपको अनगिनत इन्फॉर्मेशन आपके शरीर के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, फैशन के बारे में, हर चीज़ के बारे में एकदम एक साथ देना चाहते हैं, खटाखट खटाखट। मुझे ऐसे लगा कि फुर्सत से बैठ के बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली अगर टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी। तो इस पॉडकास्ट पे हम हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके बात करेंगे। थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर विशाल तोमर। मैं एक जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इसका मतलब ये होता है कि मैंने MBBS करी है, उसके बाद मैंने जनरल सर्जरी में अपनी डिग्री हासिल करी है पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए, एंड उसके बाद मैंने लैप्रोस्कोपिक यानी कि वो जो दूरबीन या लेज़र वाली सर्जरी जिसको कहते हैं, वो सर्जरी करना सीखा है। एंड मैं पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके ऑपरेशन करता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड उसी से जुड़ी हुई पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी। इस पॉडकास्ट में अपनी मेडिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को यूज़ करके मैं आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक आदतें, टेक्निक्स, हैक्स या हैबिट, आप जो भी कह लें, ऐसी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिसकी मदद से एक, आपके हॉस्पिटल की अननेसेसरी विजिट्स बच सकती है। दूसरा, आपकी जो छोटी मोटी शिकायतें हैं, हो सकता है कुछ बेसिक बॉडी के, हेल्थ के, माइंड के प्रिंसिपल्स सीखने के बाद अपने आप ही सॉल्व हो जाए। एंड तीसरा, आपको कुछ बीमारियों के बारे में जो कॉमन सवाल होते हैं उनको हम आंसर कर पाए। तो अब ये सब बातें कोई 1-10 मिनट की वीडियो में नहीं करी जा सकती है, इसीलिए इसको एक सीरीज ऑफ वीडियोस या सीरीज ऑफ पॉडकास्ट के रूप में मैं इमेजिन कर रहा हूँ। एंड मैं होप करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी मदद और वैल्यू मिलेगी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन अपने OPD में ये है कि डॉक्टर साहब, मैं क्या खाना खाऊं। अब कहने के लिए मैं ऑपरेशन करता हूं, लेकिन मरीजों को डाइट और ऑपरेशन से जुड़े हुए इतने सवाल होते हैं कि मेरा 50 to 60% ऑफ द टाइम सिर्फ लोगों को ये सिखाने में जाता है कि कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। एंड इसी को आज का टॉपिक बनाते हुए हम अपना पॉडकास्ट का डिस्कशन शुरू करेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से। तो मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि हम जो भी एक्टिविटी बार बार करते हैं उसके बारे में हमें एक वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज मतलब प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो पूरी समझदारी से कर रहे हैं। तो अगर मैं खाने की बात करूं तो ऑन एन एवरेज हम दिन में लगभग 3 बार खाते हैं, 3 मील्स इन 1 डे। एंड अगर इंडिया में हम एवरेज एज की बात करें तो लोगों का लाइफ स्पैन है 70 ईयर्स, यानी कि पूरी लाइफ में लोग लगभग 76,000 टाइम्स खाना खाएंगे। दिन में 3 बार, ऐसा 1 साल, एंड उसको आप 70 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है लगभग 76,650 मील्स इन योर एंटायर लाइफ टाइम। यस, इतना बड़ा नंबर। बट जैसा कि मैंने देखा है, अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद मैं जनरल लोगों में और अपने मरीजों में भी ये पाता हूँ कि उनकी जो वर्किंग नॉलेज है डाइट एंड न्यूट्रिशन की, वो बहुत ही कम है। हार्डली किसी को पता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सब की क्या बैलेंस, क्या प्रोपोर्शन होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, उनसे रिलेटेड अलग अलग बीमारियां कैसे होती हैं, उनका हमारे ब्रेन के हेल्थ पे, हमारी फिजिकल बॉडी पे क्या असर पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल मुझ तक पहुंचते हैं, जो बार बार मुझसे पूछे जाते हैं, वो ये है कि हम कौन सी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले लें, हम कौन सी ऐसी गोली खा लें जिससे वजन कम हो जाए, क्या ऑपरेशन के बाद चावल खाना सही होता है, दूध पीना सही होता है, कहीं बैगन खाने से मेरे टाके तो नहीं गलने लगेंगे, क्या आलू खाने से मैं और बीमार तो नहीं हो जाऊंगा। तो इसी से मुझे समझ आता है कि लोगों की नॉलेज में काफ़ी बड़ा गैप है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके। एंड आज हम उसी टॉपिक से अपनी शुरुआत करेंगे। तो आज
हम मेनली 2 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम रफली ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता कैसे है, वो क्या काम करता है, एंड उसके बाद हम 3 ऐसी बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया में काफ़ी कॉमन है, ना कि सिर्फ इंडिया बट वर्ल्ड में काफ़ी कॉमन है, जो कि लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं जिनको लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं लेकिन उससे परेशान बहुत होते हैं। एंड वो 3 बीमारियां हैं पाइल्स, फिशर इन एनो एंड फिस्टुला इन एनो, जो कि हमारी डाइट और हमारी लाइफस्टाइल से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो इंटरेस्टिंगली जब हम बन रहे होते हैं, जब हम छोटे से एम्ब्रियो होते हैं अपने माँ के पेट में, जब हम सेल्स के रूप में डिवाइड हो रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी में एक ट्यूब तैयार होता है। वो ट्यूब स्टार्ट टू एंड खुला हुआ रहता है, एक टनल जैसा रहता है जिसके अराउंड पूरी बॉडी डेवलप होती है। इसी ट्यूब को हम बाद में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के रूप में देखते हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत ही सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का, बट GIT यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम वो चीज़ है जहाँ से जिसके एक एंड से हम खाना खाते हैं एंड दूसरे एंड से हम सुबह जाके पॉटी करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की कुछ और भी नाम हैं, जैसे GIT जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है, या गट जो कि वैसे टेक्निकली देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन को कहते हैं, बट पूरे GIT को भी कभी कभी गट कहा जाता है। उसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं एंड इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। आज के हमारे डिस्कशन के लिए हम लगभग इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आता है माउथ। माउथ यानी कि मुंह, जिससे कि हम खाना अपने बॉडी में डालते हैं। उसके बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। अगर आप ध्यान दें तो ये जो टर्म्स हैं ईसोफेगस, लैप्रोस्कोपी, इंटेस्टाइन, स्टमक, ये बोलने में, सुनने में, याद रखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, मैं समझता हूँ, बट वो मेनली इसलिए है क्योंकि ये अंग्रेज़ी में नहीं है, ये ग्रीक एंड लैटिन भाषा में है जिनको आज तक बदला नहीं गया है। बिकॉज काफ़ी मेडिकल साइंस की रिसर्च यूरोप एंड अमेरिका में हुई है एंड वहाँ पे ये भाषाओं को उन्होंने जैसे तैसे एक्सेप्ट करके अपनी इंग्लिश में घुसा दिया है एंड वही हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं। तो आप ये टर्म्स को सुन के डरिएगा मत, मैं जितना पॉसिबल है उतना एक्सप्लेन करूँगा एंड अगर आपको फिर भी डाउट रह जाए तो आप बेशक कमेंट करके मुझे फीडबैक दे सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है माउथ, जहाँ से हम खाना खाते हैं, जहाँ से कि खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करता है। सेकेंड इज फूड पाइप या ईसोफेगस। ईसोफेगस शब्द का लिटरल मीनिंग है द ट्यूब विच कैरीज, यानी कि एक ऐसा ट्यूब जो कि खाने को कैरी करता है स्टमक तक। स्टमक जो है वो वैसे इंग्लिश वर्ड है, हम सब ऐसे पेट की तरफ हाथ दिखा के स्टमक कहते हैं, बट एक्चुअली में जो स्टमक होता है वो आपकी रिब्स के पीछे होता है। तो हम खाना खाते हैं, वो माउथ में जाता है, माउथ में उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। प्राइमरी ब्रेक डाउन ऑफ फूड हैपन्स इन द माउथ। उसके बाद में हम ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के थ्रू उसको स्टमक तक पहुंचाते हैं। फिर स्टमक के बाद शुरू होता है काम इंटेस्टाइन्स का। अब हमारे शरीर में लगभग 26 फीट लंबी इंटेस्टाइन्स होती हैं एंड इस पूरी इंटेस्टाइन का रास्ता तय करने में खाने को लगभग 24 से 72 या 72 घंटे तक लग सकते हैं, यानी कि एक दिन से लेके 72 आवर्स तक का समय। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने आज जो खाना खाया है वो हो सकता है 2 या 3 दिन बाद आपके शरीर से बाहर निकले। अक्सर लोगों को लगता है कि उन्होंने जो शाम को खाना खाया है वही बाहर आता है, या उन्होंने जो शाम को खाना खाया है उसी से उनका पेट खराब हो सकता है। बट एज अ डॉक्टर मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आपने पिछले 2 से 3 दिन में जो भी खाना खाया है उससे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो लूज मोशन हो, डायरिया हो, वॉमिटिंग हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी वो लास्ट मील से ही हुआ हो। पिछले 2 या 3 दिनों में आपने जो भी खाना खाया है हर एक चीज़ को सस्पिशियसली देखा जा सकता है, यानी कि हर एक चीज़ पे शक किया जा सकता है। तो अब ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्यूब है ये काम कैसे करता है? तो इसका मेन एक काम है खाने को डाइजेस्ट करना,
लेकिन एज अ डॉक्टर मैं जिस चीज़ को डाइजेशन बोलता हूँ एंड एज अ नॉर्मल पर्सन आप जिस चीज़ को डाइजेशन कहते हैं, उन दोनों में फ़र्क है। जो मेरे सामने मरीज आते हैं या जो नॉन मेडिकल पर्सन आते हैं, उनके लिए डाइजेशन का मतलब होता है पेट खाली हो जाना, यानी कि उन्होंने जो खाना खाया है वो स्टमक से अगर बाहर निकल जाए तो उन्हें हल्का महसूस होने लगता है, उन्हें लगता है खाना डाइजेस्ट हो गया। बट वो टेक्निकली सिर्फ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है। गैस्ट्रिक शब्द से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो स्टमक की तरफ पॉइंट करती है, यानी कि आपकी स्टमक के अंदर जो भी खाना आया है माउथ से, अगर वो खाली हो जाए तो उसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। बट ये सिर्फ डाइजेशन में होने वाला एक स्टेप है। पूरा डाइजेशन तब होता है जब खाने ने पूरा रास्ता तय कर लिया होता है, मुंह से लेके आपकी एनल ओपनिंग द्वारा बाहर आने के रास्ते तक। उसको हम टेक्निकली एज अ डॉक्टर डाइजेशन कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 26 फीट का ये रास्ता तय करने में लगभग 24 से 72 घंटे लगते हैं एंड उसके बीच में कई सारी चीज़ें होती हैं। मेनली खाने को डिवाइड किया जाता है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, फैट, वाटर, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह में, एंड उन सबको एब्जॉर्ब करके उनको ब्लड द्वारा अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स में, ब्रेन में, हार्ट में, लिवर में, किडनीज में, स्किन में, सब जगह पहुंचाया जाता है, जिससे कि ये सारे टिश्यूज़ अच्छे से फंक्शन कर पाएँ, जिंदा रह पाएँ। स्टमक में 2 से 4 घंटे बिताने के बाद खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग वो 6 से 10 घंटे बिताता है एंड उसके बाद वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे वो लगभग 10 से 16 घंटे के आसपास का समय बिताता है। उसके बाद में जो रह जाता है वो अगले दिन बाहर निकाल दिया जाता है। अब लोगों को ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि उन्हें रोज एक बार तो बाथरूम जाना ही चाहिए, उन्हें बाउल मूवमेंट्स एक बार तो कम से कम होने ही चाहिए। हालांकि हर बार ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एज, आपका जेंडर, आपका हार्मोनल स्टेटस, आपकी डाइट, आपने क्या खाया है, उससे ये डिसाइड होता है कि आपके बाउल मोशंस, बाउल मूवमेंट्स कितना फ्रीक्वेंटली होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम मेनली वेजिटेरियन खाना खाते हैं, हमें रोज़ मोशन जाने की ज़रूरत पड़ती है एंड हमारे लिए वो नॉर्मल है। हालांकि अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पे 2 से 3 दिन में एक बार मोशन पास करना भी नॉर्मल समझा जाता है, बिकॉज उनकी डाइट वैसी है। तो हम कितना फ्रीक्वेंटली मोशन पास कर रहे हैं, किस किस्म के मोशन पास कर रहे हैं, इसका बहुत गहरा लेना देना है हम किस किस्म का खाना खा रहे हैं उससे। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा समय लगता है, बॉडी को ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, वहीं पे फैट को डाइजेस्ट करने के लिए उतनी मेहनत शरीर को नहीं करनी पड़ती। ऑन दी अदर हैंड फाइबर जैसा जो न्यूट्रिएंट है वो डाइजेस्ट होता ही नहीं है एंड बिना डाइजेस्ट हुए भी वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदा करके जाता है। मुझे बाजीगर का वो डायलॉग याद आ गया कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वैसे ही फाइबर एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि बिना डाइजेस्ट हुए ही सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट का रूप ले लेता है। तो खाना जो भी डाइजेस्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन्स के थ्रू, उसका पहला चेक पॉइंट होता है लिवर। सब कुछ जब ब्लड्स में एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो डायरेक्टली पूरी बॉडी में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो पहले लिवर के पास जाता है। लिवर डिसाइड करता है कि कौन से केमिकल्स हमारे बॉडी के लिए सूटेबल हैं, कौन से ख़राब हैं, एंड इसीलिए हम कहते हैं कि लिवर हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। मुझे हंसी तब आती है जब लोग कहते हैं कि हम लिवर को डिटॉक्स करने की कोशिश करेंगे अलग अलग चीज़ें खा के या पी के, अलग अलग किस्म की थेरेपी लेके। मेरे हिसाब से तो आप लिवर की इंसल्ट ना करें उसे डिटॉक्स करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि लिवर को अपना काम बहुत अच्छे से करना आता है एंड इसके पहले कि आपको पता भी था कि डिटॉक्स क्या होता है, लिवर अपना काम आपके जन्म के डे 1 से करता आ रहा है। तो हमारे आज के डिस्कशन का जो शाहरुख खान है वो है हाई फाइबर डाइट। तो ये फाइबर एक्चुअली चीज़ क्या होती है, और अगर ये
शरीर में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है, तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट कैसे हो जाती है? तो फाइबर बेसिकली वेजिटेरियन खाने का वो पार्ट है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है। फाइबर का मेन काम होता है हमारे डाइजेशन की स्पीड को रेगुलेट करना, उसको एक तरीके से स्लो डाउन करना, शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करना, पानी एब्जॉर्ब करके जो स्टूल्स हैं, जो मोशन है, उसमें लाना, जिससे कि वो स्मूथली पास हो पाए बिना कोई बीमारी कॉज करते हुए। एंड एट द सेम टाइम ये जो फाइबर है ये हमारे इंटेस्टाइन्स में जो अनगिनत बैक्टीरिया है जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, सो कॉल्ड गुड बैक्टीरिया, या जिनको टेक्निकली कहते हैं माइक्रोबायोम, उनका खाना होता है। यानी कि फाइबर जो है वो खाते हम हैं, लेकिन वो जो हमारे इंटेस्टाइन्स के बैक्टीरिया हैं वो इसका वेट कर रहे होते हैं, बिकॉज फाइबर उनका पेट भरेगा, उनकी आबादी बढ़ेगी, तो हमारे शरीर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, जैसे कि डोपामिन सिक्रीट होगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स कम होंगे, एंड आपको बहुत सारी अलग अलग डाइजेस्टिव बीमारियां भी नहीं होंगी। तो फाइबर मेनली 3 काम करता है। एक, वो हमारे स्टूल्स में पानी लेके आता है, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उनका बल्क बढ़ जाता है, तो वो अच्छे से पास हो पाते हैं। वो अच्छे से पास हो पाते हैं तो उनसे होने वाली अलग अलग बीमारियां, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, वो कम होती हैं। सेकेंडली, वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की स्पीड को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फाइबर खाया है, उसके साथ में कोई बहुत शुगर वाली चीज़ खाई है, तो आप इमीडिएटली शुगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे फाइबर की मदद से, एंड आपका इंसुलिन लेवल जो है वो रेगुलेटेड रहेगा। इसीलिए हाई फाइबर डाइट जो है वो ना कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के मरीजों में बट डायबिटीज़ के मरीजों में भी काफ़ी मदद करती है। एंड तीसरा उसका काम है कि हमारे इंटेस्टाइन्स में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी आबादी को बढ़ाना, जिससे कि वो हमारे डाइजेशन में और ओवरऑल हमारे बॉडी की हेल्थ में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। यहाँ तक कि एक स्टडी ने ये प्रूव किया है कि हमारी डाइट में फाइबर बढ़ाने से हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़ सकता है। ऑन एन एवरेज ये देखा गया कि 10 ग्राम फाइबर ज़्यादा खाने से लोगों का लाइफ स्पैन लगभग 10 साल तक बढ़ता हुआ पाया गया है, अलग अलग स्टडीज़ में, अलग अलग रिसर्चेज में। फाइबर एक ऐसी चीज़ है जिसका कि ओवरडोज आज तक नहीं देखा गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑन एन एवरेज किसी व्यक्ति को कितना फाइबर खाना चाहिए, द आंसर इज 30 to 40 ग्राम्स ऑफ फाइबर इन 1 डे, यानी कि पर डे। तो सुबह, दोपहर, शाम, हर मील में अगर आपका ऑन एन एवरेज 10-10 ग्राम फाइबर है तो आपके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 30 ग्राम फाइबर सुनने में तो अच्छा है, बट दिखता कैसा है, हमें एग्जैक्टली क्या खाना पड़ेगा 30 ग्राम फाइबर दिन में खाने के लिए? तो एक सिंपल रूल जो मैं फॉलो करता हूँ वो है दिन में एटलीस्ट 1 या 2 फ्रूट खाना, एंड कम से कम 1 कटोरी भर के सैलड खाना। अब ये सुनने में बहुत ही बेसिक लगता है, बट आप बिलीव कीजिएगा कि जो पेशेंट्स इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, ना कि सिर्फ उनके काफ़ी सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं, बट किसी सर्जरी के बाद उनकी जो रिकवरी है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। सिर्फ मुझे दुख इस बात का है कि बहुत कम लोग इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं एंड फॉलो करते हैं। रिसर्च द्वारा ये प्रूव किया गया है कि कैंसर से लेकर डायबिटीज़, मोटापा यानी कि ओबेसिटी, यहाँ तक कि अल्जाइमर जो कि ब्रेन की बीमारी है, इन सब में इम्प्रूवमेंट देखा गया है अगर लोगों ने अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ा दी है। वेस्टर्नाइज्ड डाइट जैसे जैसे आती जा रही है, उसमें से भी इन स्पेसिफिक जो हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनमें फाइबर की मात्रा काफ़ी कम होती है। एंड जैसे जैसे हम ये ज़्यादा खाते जा रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे शरीर में फाइबर की मात्रा कम होती जा रही है, एंड ये जो बीमारियां मैंने बताई डाइट एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड, उनकी मात्रा काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो फाइबर 2 टाइप के होते हैं, सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। आप जनरली जो भी सैलड, जो भी हरी सब्जियां, जो भी फ्रूट्स आप देखते हैं, उनमें दोनों ही प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। जब हम कोई भी चीज़ को कुक करते हैं, स्पेशली जब हम सब्जियों को
पकाते हैं, उन्हें गर्म पानी में बॉईल करते हैं, तो जो इनसॉल्युबल फाइबर हैं जो कि ब्रेक डाउन ही नहीं होते हैं, वो कन्वर्ट होके सॉल्युबल फाइबर में बदल जाते हैं। हमारे शरीर के लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। कुक करने के बाद जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो सॉल्युबल में कन्वर्ट होने के बाद उसे चबाना आसान हो जाता है, इसीलिए हमें पका हुआ खाना खाना पसंद है। तो अब कौन कौन सी सब्जियों में सबसे ज़्यादा फाइबर कंटेंट पाया जाता है? तो इसमें सबसे ऊपर आता है लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि जैसे पालक है या जो भी ऐसी वेजिटेबल्स जो कि ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फाइबर देखा जाता है। नेक्स्ट आता है लौकी या गोर्ड फैमिली की जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, उनमें काफ़ी फाइबर पाया जाता है। तीसरा आता है लेज्यूम्स की कैटेगरी में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अलग अलग मटकी हो गई, अलग अलग किस्म के स्प्राउट्स हो गए, ये सब में फाइबर कंटेंट काफ़ी पाया जाता है। उसके बाद जो ट्यूबर्स कैटेगरी में आते हैं, ट्यूबर्स कैटेगरी में आती हैं चीज़ें जैसे गाजर, मूली वगैरह, जिनमें की फाइबर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। एंड ओवरऑल हर किस्म की वेजिटेबल में आपको काफ़ी सारा फाइबर मिल जाएगा। एंड बेस्ट चीज़ ये है कि आपको गिन के नहीं खाना है, तो आप आराम से पेट भर के फाइबर खा सकते हैं एंड उससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। उसका कोई ओवरडोज अभी तक देखा नहीं गया। स्पेसिफिकली एक रिसर्च पेपर ने मेंशन किया है कि पोटैटो यानी कि जो आलू है और प्याज है, उनमें फाइबर कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है। ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज इंडिया में प्याज और आलू बहुत ज़्यादा खाया जाता है, जबकि हम सबकी आदत नहीं होती है दिन में रोज़ फ्रूट्स खाने की या फिर रोज़ कोई सैलड खाने की। अभी भी ये चीज़ को बहुत कम ही लोग डेली लाइफ में फॉलो करते हैं। तो अभी तक हमने ये समझ लिया है कि फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, हमारा हार्ट स्ट्रांग हो जाता है, वेट कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है, शुगर कंट्रोल में आ जाती है। उसके अनगिनत फ़ायदे हैं। हमें दिन में लगभग 30 ग्राम फाइबर खाना चाहिए। हरी सब्जियाँ सबसे अच्छा सोर्स है फाइबर का, फ्रूट्स सबसे अच्छा सोर्स है फाइबर का, आलू प्याज उतने अच्छे सोर्स नहीं है फाइबर के। एंड फाइबर खाने के फ़ायदे ये हैं कि आपका मोशन स्मूथली पास होता है, तो उससे होने वाली बीमारियां कम हो जाती हैं। एंड उसी के साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है, जिससे कि आप जो भी चीज़ें उसको दो वो अच्छे से डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो सकती है। अब हम आते हैं उन 3 बीमारियों पे जो कि होती है फाइबर कम होने की वजह से। तो सबसे पहली बीमारी जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि मेनली आपकी पुअर डाइट एंड लाइफस्टाइल की वजह से होती है, वो है पाइल्स। पाइल्स का दूसरा नाम है हेमरॉइड्स एंड इसको हिंदी में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रॉब्लम है कि इस बीमारी के बारे में कोई बात नहीं करता है बिकॉज ये ऐसी जगह पे होती है जिसके बारे में हमारे कल्चर में ओपनली बात करना सही नहीं माना जाता है, काफ़ी एम्बैरेसिंग होता है। इसलिए लोग इस बीमारी के बारे में खुल के नहीं बात करते हैं, झेलते रहते हैं। जब मेरे क्लिनिक में आते हैं तो भी बड़ा छुप के ऐसे कान में आके बताते हैं कि उन्हें पाइल्स या हेमरॉइड्स की तकलीफ़ हुई है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पाइल्स है या फिशर है या फिस्टुला है या ये तीनों मिला के कोई नई बीमारी है। एंड लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन चल रहा है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो पाइल्स बेसिकली क्या होता है, क्या है ये बीमारी और इसका कॉन्स्टिपेशन से और फाइबर से क्या लेना देना है? तो पाइल्स या हेमरॉइड्स बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो एनल एरिया है जहाँ से कि मोशन पास होता है, वहाँ पे कुछ नेचुरल कुशन होते हैं। कुशन यानी कि एक ऐसा वाल्व जैसा मैकेनिज्म जिसकी वजह से हमारा एनल रीजन एकदम एयर टाइट रहता है, यानी कि हवा या कोई और भी चीज़ वहाँ से बाहर नहीं आ पाती है। बट ये कुशन्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, अगर उनका साइज़ बढ़ जाए तो हम कहेंगे कि मरीज़ को पाइल्स या हेमरॉइड्स होने लगा है। इंटरेस्टिंगली ह्यूमन बींग्स जो कि 2 पैर पे चलने वाले जानवर हैं, उनमें ये बीमारी सबसे ज़्यादा देखी जाती है, जबकि जो 4 पैर पे चलने वाले जानवर हैं उनमें ये पाइल्स और हेमरॉइड्स की बीमारी बहुत कम देखी जाती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम
कई बार बीमारियों का कोई क्लियर कारण नहीं बता पाते हैं। पेशेंट्स को ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर्स के पास हर चीज़ का आंसर होता है, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। कई बार बीमारियां सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि कुछ बीमारियां हमें अपने आप हो जाती है हमारे स्ट्रक्चर की वजह से। मान लीजिए जैसे बैक पेन है, जैसे वेरिकोज वेन्स की बीमारी है, जैसे पाइल्स की बीमारी है, जैसे कि कोई और बीमारी जो कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। खड़े होकर चलने वाले जो जानवर हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको हर्निया होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज हमारे बॉडी में नेचुरली कुछ जगहों पे वीकनेस आ जाती है जिसकी वजह से हमें वो बीमारी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि हम खड़े होकर चलते हैं, ग्रेविटी जो है ब्लड को नीचे की तरफ खींचती है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि जहाँ जहाँ पे ब्लड जमा होने की पॉसिबिलिटी है वहाँ वहाँ पे सूजन हो सकती है, एंड उसको अलग अलग नाम से बॉडी में जाना जाता है। जो एनल एरिया में सूजन होती है उसको हम पाइल्स कहते हैं। अब ये एक मात्र कारण नहीं है, ये अलग अलग कारणों में से एक कारण है। उसके अलावा और भी कारण है जो कि हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि जोर लगा के जो मोशन पास किया जाता है उस एक्टिविटी को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। उस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेटेड व्यक्ति कहते हैं, यानी कि वो ठीक से मोशन पास नहीं कर पा रहा है, उसे बहुत मसल्स के दबाव की मदद से मोशन पास करवाना पड़ रहा है। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो मोशन है, जो स्टूल्स है, उसमें इनफ वॉल्यूम नहीं होती है। एंड ये वॉल्यूम आती है पानी एब्जॉर्ब करने के बाद। पानी क्यों एब्जॉर्ब होता है, गैस कीजिएगा। ऑफ कोर्स पानी एब्जॉर्ब होता है फाइबर की मदद से। तो जो सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर की हम बात कर रहे थे वही हमारे स्टूल्स में जाता है, पानी को हमारे इंटेस्टाइन्स, हमारे शरीर से निकाल के हमारे स्टूल्स में कलेक्ट करके रोक के रखता है, एंड उसी की वजह से उसका बल्क बढ़ जाता है, एंड मसल्स के थोड़े ही प्रेशर लगाने से वो स्मूथली बाहर आ जाता है। जब ये पानी हट जाता है तो वो सूख के कड़क पत्थर जैसे हो जाते हैं एंड वो ठीक से पास नहीं हो पाते हैं। तो हमें जोर लगाना पड़ता है, और जैसे ही हम मसल्स का जोर लगाते हैं, धीरे धीरे कई सालों के बाद जो एनल कुशन्स की हम बात कर रहे थे, जो जगह को एयर टाइट रखते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आते आते वो फूल के बड़े हो जाते हैं, एंड इसी को हम पाइल्स कहते हैं। जब ये ज़्यादा बड़े नहीं होते तो हम उसे ग्रेड 1 कहते हैं, थोड़े और हो गए बड़े तो ग्रेड 2, उसके बाद ग्रेड 3, उसके बाद ग्रेड 4, जो कि एक फाइनल स्टेज होती है। एंड लगभग आप मान के चलिए कि अगर कोई ग्रेड 2 के आगे का मरीज़ है तो उसको किसी ना किसी किस्म की सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। लेकिन सर्जरी का नंबर आए उसके पहले हम क्या क्या कर सकते हैं? तो रिसर्च द्वारा ये प्रूव हो चुका है कि अगर आपकी डाइट में फाइबर है इनफ मात्रा में, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो लगभग 50% तक मरीज़ ठीक हो सकता है बिना किसी दवाई या सर्जरी के। नोट कीजिएगा, मैं इसमें दवाई भी नहीं दे रहा हूँ, सर्जरी भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी डाइट एंड लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें हम चेंज करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स हम अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाना चाहेंगे। फाइबर पानी एब्जॉर्ब करता है तो हम बहुत सारा पानी पीना चाहेंगे, यानी कि हम हाइड्रेटेड रहना चाहेंगे। एंड तीसरी बात, हम अपने बॉडी को एक्टिव रखना चाहेंगे, हम एक्सरसाइज करना चाहेंगे जिससे कि हमारी मसल जो है वो अच्छे से काम कर पाए। स्पेशली अगर हम बहुत देर बैठे रहे, चाहे काम करने की वजह से, चाहे पिक्चर देखने की वजह से, चाहे घंटों तक बैठ के यूट्यूब वीडियो बनाने की वजह से, जो नीचे की जो पेल्विक एरिया की मसल्स होती है वो कमज़ोर हो जाती है, बिकॉज उनके कोई ज़्यादा काम करने के लिए उनके पास रहता नहीं है कुछ, तो वो ठीक से जोर लगा नहीं पाती है, मोशन ठीक से बाहर निकाल नहीं पाती है। इसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन एंड उसी से रिलेटेड पाइल्स जैसी बीमारी हो सकती है। तो 3 चीज़ जिनके ऊपर आप आज ही से ध्यान देना शुरू कर सकते हैं वो है हाई फाइबर डाइट, खूब सारा पानी पीना, एंड अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज करना, जिसको कि कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं, KEGEL। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि ये एक डॉक्टर का नाम है जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज करने से प्रेग्नेंट लेडीज़ को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एंड पेल्विक फ्लोर की मसल की एक्सरसाइज कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बट आज के हम इस डिस्कशन में कीगल्स एक्सरसाइज में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जहाँ तक प्रेगनेंसी की बात चली ही है
तो मैं ये आपको बता दूं कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है उनमें पाइल्स होना काफ़ी कॉमन होता है एंड उसको आप बीमारी नहीं भी समझ सकते हैं, बिकॉज जब पेट में यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है तो उसके दबाव के कारण कभी कभी लेडीज़ को पाइल्स हो जाते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, हो सकता है आपकी डाइट, आपका हाइड्रेशन एकदम प्रॉपर हो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, बट फिर भी आपको पाइल्स हो गया। तो वो इसलिए है क्योंकि प्रेगनेंसी में पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है एंड कभी कभी उस वजह से भी पाइल्स हो जाते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी मरीजों में या मेजॉरिटी प्रेग्नेंट फीमेल्स में प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद ये चीज़ें अपने आप रिवर्स हो जाती हैं। अगर आपने आज ये वीडियो देख के या सुन के अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ा दी है तो लगभग 1 से 1.5 महीना जाएगा आपको कुछ रिजल्ट्स देख पाने में। 1 या 2 दिन में इसके चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। एवरेज टाइम है 6 वीक्स कि आपकी डाइट के इम्प्रूवमेंट से आपको रिजल्ट्स दिखने लगे। एज अ डॉक्टर मैं ये जानता हूँ कि पाइल्स यानी कि हेमोरॉइड्स, फिशर इन एनो और फिस्टुला इन एनो तीनों ही नीचे यानी कि बॉटम के एरिया में होने वाली बीमारियां हैं, बट इन तीनों को अलग अलग तरीके से कैसे पहचाना जाए। जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ ये आपकी नॉलेज के लिए है, ये आपकी खुद की डायग्नोसिस करके अपने आप को ट्रीटमेंट देने के लिए नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को देख के या सुन के आप अपना डायग्नोसिस, अपना ट्रीटमेंट खुद करना शुरू कर दे। उसका मेन कारण ये है कि आपको सिर्फ अपने शरीर के बारे में पता है, आपने सैकड़ों शरीरों को एग्जामिन नहीं किया है एंड आपको नॉर्मल या एबनॉर्मल में क्लियरली फ़र्क समझ नहीं आएगा जैसे कि प्रोफेशनल लोगों को आता है, बिकॉज उन्होंने सैकड़ों लोगों को एग्जामिन किया होता है एंड उसके बारे में चीज़ों को पढ़ के समझ के फिर उन्होंने ट्रीटमेंट करना सीखा होता है अंडर सुपरविजन। तो अपने आप को डायग्नोस मत कीजिए। मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ें सिंप्लीफाइड है आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, जिससे कि आप सही सवाल कर पाएँ। अगर आपके डॉक्टर आपको कोई चीज़ समझा रहे हैं, आप नहीं समझ पाए तो हो सकता है ये वीडियो देख के या ये ऑडियो सुन के आपका कुछ भला हो जाए। तो पाइल्स का सबसे मेन सिम्टम होता है ब्लीडिंग, एंड ब्लीडिंग जो है वो ऐसे ड्रॉप करके गिरती है। मेडिकल टेक्स्ट बुक में इसका डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन है स्प्लैश इन द पैन। स्प्लैश इन द पैन का मतलब होता है कि जो मोशन करने का जो पॉट होता है उसमें ड्रॉप करके ऐसे स्प्लैश की तरह खून गिरता है। पेन मेन कंप्लेंट नहीं होती है, खुजली या इचिंग मेन कंप्लेंट हो सकती है, बट वो ब्लीडिंग के साथ ही एसोसिएटेड रहती है। तो अगर आप कोई ऐसे मरीज़ हैं जिनको ब्लीडिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, तो मैं मान के चलूँगा कि आपको पाइल्स की शिकायत है। वहीं पे एक और बीमारी है जो कि सेम कारणों की वजह से होती है, कॉन्स्टिपेशन, लो फाइबर डाइट, पुअर हाइड्रेशन वगैरह वगैरह, एंड उसका नाम है फिशर इन एनो। अब ये क्या भला है, फिशर क्या होता है? फिशर अगेन ग्रीक लैटिन किस्म का शब्द है जिसको कि इंग्लिश में घुसा के कभी चेंज नहीं किया गया, लोग उस भाषा को चेंज करना भूल गए एंड वो वर्ड वैसे का वैसा ही रह गया। हम इसको डेली लाइफ में नहीं यूज़ करते हैं शब्द को, बट फिशर का मेन मतलब होता है क्रैक। क्रैक अब मैं बोलूँगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो फिशर इन एनो यानी कि आपके एनल रीजन में किसी किस्म का क्रैक हो जाना। अब मैंने इस टॉपिक पे पहले भी बात करी है एंड कई सारे लोगों ने फ़ोन या कमेंट द्वारा मुझे बताया है कि उन्हें खुद ही अपना क्रैक फील हो जाता है। तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो क्रैक्स की हम बात कर रहे हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं एंड मैं नहीं चाहूँगा कि आप फिंगर से या किसी और तरीके से छू कर पता करने की कोशिश करें, उससे आपको तकलीफ़ होगी। अगर आपके नाखून बड़े हैं तो आपको इंजरी भी हो सकती है एंड बार बार हाथ लगाने से भी आपको पेन और तकलीफ़ बढ़ सकती है। तो मैं ऐसा कुछ भी करना रेकमेंड नहीं करूँगा। आपको जो भी डाउट है आप अपने नियरेस्ट जनरल सर्जन के पास जाइए एंड उन्हें ढंग से एग्जामिन करा के ट्रीटमेंट लीजिए। तो फिशर इन एनो यानी कि क्रैक जो एनल रीजन का है वो इसलिए होता है क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन में ज़ोर लगा के मोशन पास किया जाता है तो वो अंदर की जो एनल एरिया की स्किन है उसको रगड़ते हुए बाहर आता है एंड वहाँ की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है एंड वो आसानी से टूट जाती है। तो जैसे ही वो टूटती है थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है जो कि मोशन के साथ ही बाहर आ जाती है एंड लोग उसको देख के डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। क्योंकि वहाँ पे कट आ गया है छोटा सा, वहाँ पे
आपको जलन काफ़ी होने लगती है। तो अगर फिशर के मरीज़ से मैं एक सवाल पूछूं कि तुम्हें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है या जलन ज़्यादा होती है, तो उसका आंसर होता है कि सर मुझे जलन ज़्यादा होती है। यानी कि मैं समझ जाता हूँ कि ये पेशेंट फिशर का है, ना कि किसी और बीमारी का। एक और सिम्टम जो कि फिशर के पेशेंट्स में हमेशा देखा जाता है वो है कि मोशन पास करने के बाद उनको पेन होने लगता है। एंड ये पेन काफ़ी समय तक रहता है। कुछ लोग को आधे घंटे रहता है, कुछ लोग को 4 घंटे रहता है, कुछ लोग को हो सकता है पूरे दिन भर पेन होता रहे। कभी कभी ये पेन इतना सीवियर हो जाता है कि लोग मोशन करने जाने से ही डरने लगते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं एक्यूट फिशर के पेशेंट्स। एक्यूट शब्द का मतलब होता है एकदम अर्जेंट, कोई ऐसी बीमारी जो कि तुरंत ही हुई हो। वहीं पे क्रॉनिक शब्द का मतलब होता है कि कोई पुरानी बीमारी है जो कि बार बार होती आ रही है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ एक क्रॉनिक बीमारी है जो कि सालों साल चलती है। वहीं पे अपेंडिसाइटिस यानी कि अपेंडिक्स की बीमारी एक एक्यूट बीमारी है जो कि घंटों के घंटों में तुरंत ही आ जाती है लोगों के शरीर में। तो एक्यूट फिशर यानी कि सीवियर प्रॉब्लम। एंड जिन लोगों को एक्यूट फिशर होता है, मेजॉरिटी लोगों को फ्यूचर में जाके क्रॉनिक फिशर भी हो ही जाता है। यानी कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि सिर्फ एक बार में आपका पीछा छोड़ दे। ये आपकी डाइट और लाइफस्टाइल को सुधार के ही दम लेती है। अच्छी बात यह है कि डाइट और लाइफस्टाइल की मदद से लगभग 50 to 70% पेशेंट्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। कौन से डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, वही जो मैंने पहले बताए थे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ाना, बहुत सारा पानी पीना, ढंग से रेगुलरली एक्सरसाइज करना। एंड उसी के साथ साथ एक और घरेलू इलाज जो कि मैं ऐड कर सकता हूँ वो है सिट्स बात करना। सिट्स अगेन एक डॉक्टर का नाम था जिसने ये सिट्स बात का कॉन्सेप्ट बनाया, पॉपुलराइज किया। तो सिट्स बात में क्या होता है कि आप एक नहाने वाले टेम्परेचर के पानी को लेके टब में बैठ जाते हैं एंड अपने एनल मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है इसको कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं, जो कि हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे। एंड जो गर्म पानी में बैठने का जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं सिट्स बात। पानी में आप चाहे डेटॉल डाल सकते हैं या थोड़ा बीटाडीन डाल सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक डालना चाहिए, बट मैंने देखा है कि मरीज़ कभी कभी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर थोड़ी दवाई से थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा दवाई से तो वो तुरंत ही ठीक हो जाएंगे। बट होता ये है कि उन्हें केमिकल बर्न्स हो जाते हैं एनल रीजन में और वो लेके फिर वो हॉस्पिटल आते हैं। इसलिए मैं मना करता हूँ कि आप या तो कुछ मत डालो या तो थोड़ा बीटाडीन थोड़ा डेटॉल डाल दिया तो बहुत है। तो सिट्स बात आप कर सकते हो, फाइबर डाइट, हाइड्रेशन, हल्की फुल्की एक्सरसाइज। एंड 50 to 70% पेशेंट्स को अपने फिशर की प्रॉब्लम में काफ़ी रिलीफ मिलना चाहिए। अगर डाइट एंड लाइफस्टाइल से भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो मार्केट में बहुत सारी अलग अलग दवाइयाँ आती हैं। निफेडिपिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड है जो कि आपको देखना होता है कि आपके ट्यूब में प्रेजेंट है या नहीं है। मैं आपको कोई ट्यूब का नाम नहीं बताऊंगा, कोई ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा। एंड वो मेनली इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद, ऑडियो सुनने के बाद आप जाके तुरंत अपना ट्रीटमेंट खुद ही शुरू कर दें। ट्रीटमेंट हमेशा किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ही होना चाहिए। लेकिन मैं चाहे जितना भी रोक लूँ, लोग अक्सर अपने आप केमिस्ट के पास जाके तो दवाई या ट्रीटमेंट शुरू कर ही लेते हैं। तो अगर आप करने ही वाले हैं मेरे रोकने के बावजूद भी, तो निफेडिपिन नाम याद रख लीजिए। अगर ये केमिकल कंपाउंड आपके ट्यूब में है तो आपको फिशर की समस्या में काफ़ी मदद हो सकती है। इसको लगाने का सही तरीका होता है रात में सोने के पहले एंड सुबह उठ के फ्रेश होके सिट्स बात करने के बाद आप दोबारा लगा सकते हैं। हम चाहेंगे कि दवा जो है वो अपनी सही जगह पे अवेलेबल रहे कई घंटों तक, जिससे कि उसका असर आ पाए। वहीं पे अपने मोशन को फिर से सॉफ्ट बनाने के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं बिना प्रेस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से, जो कि आपकी मदद कर सकती है। उसमें सबसे पहले आता है ईसबगोल पाउडर, जो कि अलग अलग नाम से मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है। ईसबगोल या सिलियम हस्क जिसको भी कहते हैं, वो अगर आप रात में नॉर्मल पानी, गर्म पानी की भी किसी भी किस्म के पानी के साथ अगर आप पी लेंगे तो आपके फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी आपके शरीर में एंड आपका मोशन पास होना काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। हालांकि ये कोई अर्जेंट काम नहीं करता है, इसको काम करने में लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं। तो चाहे आपको पाइल्स हो या फिशर हो या कॉन्स्टिपेशन इन जनरल हो, तो इस ईसबगोल के पाउडर को आप यूज़ कर सकते हैं सेफली। जनरली 4 हफ्ते से ज़्यादा
खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उतने दिनों में 4 से 6 हफ्ते में लोगों का बाउल रेगुलेशन अपने आप अचीव हो जाता है, यानी कि उनके बाउल मोशंस, बाउल मूवमेंट अपने आप रेगुलर होने लगते हैं। हालांकि अगर ये खाने के बाद आपकी समस्या बढ़ती जा रही है, तकलीफ़ बढ़ती जा रही है, तो आप मेरे भरोसे मत बैठे रहिएगा, आप किसी जनरल सर्जन को, किसी फैमिली डॉक्टर को जाके दिखाइएगा। बिकॉज कुछ ऐसी बहुत कम सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये खाना हानिकारक हो सकता है। अब उन सिचुएशंस को समझा के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, बट इतना समझ लीजिए कि अगर आपको खाने के बाद तकलीफ बढ़ रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके अलावा कई सारे सिरप्स आते हैं जो कि मोशन को लूज़ बनाने में, पतला बनाने में मदद करते हैं। मैं पर्सनली उनका फ़ैन नहीं हूँ, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको ओवर यूज़ करते हैं। एंड ओवर यूज़ करने का नुकसान ये है कि आपकी मसल जो है अपनी एक्टिविटी धीरे धीरे कम कर देती हैं, उन्हें कोई काम करना ही नहीं पड़ता, बिकॉज दवाई अपने आप मोशंस को लूज़ बना देती है। तो एक समय आता है जिसके बाद मरीज़ वो दवा लिए बिना, वो लिक्विड पिए बिना मोशन पास नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अलग अलग किस्म के मोशन पास करने वाली दवाइयाँ सालों से, महीनों से खाए जा रहे हैं, तो समय आ गया है कि आप धीरे धीरे उसको बंद करें, उसकी जगह पे जो इसबगोल पाउडर है उसको शुरू करें, एंड धीरे धीरे आप वो भी बंद कर दें एंड अपनी डाइट को परमानेंटली सुधार लें। अब तीसरी जो बीमारी है उसको कहते हैं फिस्टुला इन एनो। फिस्टुला इन एनो का मतलब होता है, अगेन ये अंग्रेजी में नहीं है, ग्रीक एंड लैटिन में है। तो फिस्टुला का ग्रीक एंड लैटिन में मतलब होता है एक कोई टनल या एक कोई ऐसा रास्ता जो कि कोई दो अलग अलग जगहों को कनेक्ट करता हो। एंड बिकॉज ये एनल रीजन में है इसलिए उसका पूरा नाम है फिस्टुला इन एनो, यानी कि एनल रीजन में होने वाला कोई ऐसा छोटा सा रास्ता जो कि कोई दो जगह को कनेक्ट कर रहा है। तो कौन सी है ये दो जगह? तो जो एनल रीजन होता है जहाँ से हमारा मोशन बाहर आता है वो एक एरिया है, एंड दूसरा है हमारी स्किन के थ्रू आने वाला बाहर का एरिया, यानी कि जो एनल रीजन है उसके आजू बाजू की जो 360 डिग्री एरिया जो जगह है, वहाँ पे अगर कोई ओपनिंग बन गई जो कि अंदर से एक कोई टनल जैसा कुछ बना के आपकी एनल ओपनिंग के अंदर खुल रही है, तो वो जो टनल है, जो रास्ता है, उसको हम कहेंगे फिस्टुला इन एनो। अब ये भी कॉन्स्टिपेशन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इसीलिए इसको अवॉइड या इसको प्रिवेंट करने के लिए भी आपको वही सेम चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि हम अभी तक कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फिस्टुला इन एनो का मेन सिम्टम ना तो पेन है ना तो कोई ब्लीडिंग है, उसका मेन सिम्टम है कि कोई एक छोटी सी फोड़ी जैसी चीज़ आ जाती है आपके एनल रीजन के आजू बाजू, एंड वहाँ से हर कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में पस जैसा आ जाता है एंड अपने आप चला जाता है। तो मरीज़ को लगता है कि ये पता नहीं क्या हो गया, और फिर वो अपने आप ठीक हो जाता है, तो वो रिलीफ भी हो जाते हैं। एंड बिकॉज वो फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें कोई ना कोई एंटीबायोटिक तो दे ही दी जाती है। तो ये जो साइकिल है ये रिकर होती रहती है बार बार, और हर बार जब ये साइकिल होती है तो वो फिस्टुला थोड़ा और लंबा हो जाता है और गहरा हो जाता है। तो इसीलिए इसको जल्द से जल्द पहचानना एंड किसी जनरल सर्जन या किसी कोलोरेक्टल सर्जन के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसको भी ठीक करने के अलग अलग इलाज हैं। अगर आपने कभी शाह सूत्रा का नाम सुना है तो वो स्पेसिफिकली फिस्टुला को ठीक करने का एक तरीका है। उसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, लेज़र वगैरह भी आ गया है आजकल इनके ऑपरेशन करने के लिए। एंड जहाँ तक फिस्टुला इन एनो, पाइल्स या फिशर की बात आती है, तीनों बीमारियों में ही लेज़र या ट्रेडिशनल मेथड्स दोनों ही अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट सवाल जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि लेज़र करा लूँ क्या वो परमानेंट इलाज है, क्या उसके बाद में कभी बीमार नहीं होऊंगा? द आंसर इज ऐसा ज़रा भी नहीं है। लेज़र के बाद बीमारी दोबारा होने के भी चांसेस रहते हैं। हालांकि लेज़र से शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी तकलीफ़ कम होती है, बट अगर आप पूछेंगे कि लॉन्ग टर्म में कौन सा अच्छा है, तो मैं कहूँगा कि चाहे वो लेज़र हो या नॉर्मल मेथड हो, लगभग उनके रिजल्ट्स सेम ही हैं 5 साल के बाद, अगर आप अलग अलग स्टडीज़ में देखें तो एज अ डॉक्टर मैं सारे मरीजों को यही सजेस्ट करता हूँ कि उनके बजट में जो भी ट्रीटमेंट आ रहा है वो करवा ले। खाली फ़र्क शॉर्ट टर्म पड़ता है कि आपको आने वाले हफ्ते, 10 दिन या 2 हफ्ते में कितनी तकलीफ़ होगी, सिर्फ उस बात पे फ़र्क पड़ता है, बट लॉन्ग टर्म में कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड चाहे आप किसी भी टेक्निक से सर्जरी करवा लो, एटलीस्ट इन 3 बीमारियों की हमेशा दोबारा होने के चांसेस बने रहते हैं।
हालांकि काफ़ी कम लोगों में देखा जाता है रिकरेंस, बट देखा तो जाता है। एंड ये पहले से बताना मुश्किल है कि किसको होगा या किसको नहीं होगा। अच्छी बात ये है, गुड न्यूज़ ये है कि सही डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस से रिकरेंस की जो चांसेस हैं उनको भी काफ़ी कम किया जा सकता है। तो अब मैं पूरे टॉक को समराइज करते हुए आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि आपको ये तीनों बीमारियों से दूर रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ये चीज़ें लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट में आती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ, बहुत सारे फ्रूट्स। उसके बाद आता है हाइड्रेशन, यानी कि आपने दिन में काफ़ी सारा पानी पीना है, लगभग 3 से 4 लीटर पानी, एंड लगभग 30 ग्राम फाइबर पर डे। इनसे आपकी दोनों चीज़ों की डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। रेगुलर एक्सरसाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको कभी बहुत पेन हो रहा है तो सिट्स बात आप अपने आप ले सकते हैं। कीगल्स एक्सरसाइज करना आप सीख सकते हैं। एंड जब भी आपको याद आए, बैठे बैठे कभी भी कहीं भी आप कीगल्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके कोई नुकसान नहीं है। एक सिंपल रूल जो कि मैं फॉलो करता हूँ वो है 80-20 रूल। 80-20 रूल का मतलब होता है कि 80% ऑफ द टाइम्स मैं बहुत ध्यानपूर्वक देख के खाता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ। फाइबर है उसमें, पानी है, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स वगैरह वगैरह चीज़ें बैलेंस में है कि नहीं, ये सब मैं ध्यान रखता हूँ 80% ऑफ द टाइम्स। 20% ऑफ द टाइम्स मैं ढीला हो जाता हूँ, मैं चाट चटौनी खाता हूँ, जो मन में आता है वो खाता हूँ। इससे एक तरीके का बैलेंस बना रहता है। हम ज़्यादा समय देते हैं अपने शरीर को फिट रखने में, अपनी डाइट और न्यूट्रिशन को अच्छा रखने में, जिससे कि हमारे शरीर का, हमारे ब्रेन का फ़ायदा हो। एंड हम कम समय देते हैं अपना मन भर के चीज़ें पूरी करने में, चाट चटौनी खाने में, जिससे कि आपको बोर भी ना होना पड़े। एक अच्छा तरीका पहचानने का कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है खाने में, तो मैं पर्सनली जो फॉलो करता हूँ कि अगर कोई चीज़ पैकेट में आती है तो वो हाईली प्रोसेस्ड कैटेगरी में आती है। ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, ये बस कॉमन सेंस वाला मेथड है कि अगर मैं देखता हूँ कि कोई चीज़ बेकरी से आ रही है, कोई चीज़ पैकेट में मिल रही है, यानी कि उसे काफ़ी प्रोसेस किया गया है, तो उसे कम से कम खाया जाए, उसे अवॉइड किया जाए। वहीं पे कोई चीज़ जो कि पेड़ से तोड़ी जा रही है, जो कि खेत से निकल के आ रही है, जिसको कि आप किचन में पका रहे हैं अपने, तो उसको हम पेट भर के, मन भर के खा सकते हैं, वो हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं करेगी। तो 80-20 रूल, अवॉइडिंग प्रोसेस्ड या पैकेज्ड फूड, उसके बाद में हाइड्रेशन, फाइबर, उसी के साथ में हम कुछ प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम उसके ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे, मुझे कमेंट द्वारा, ईमेल द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा बता दीजिएगा, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं, जैसे कि इसबगोल जो है हाई फाइबर सप्लीमेंट है, वो आप ले सकते हैं अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, मेरे रोकने के बावजूद भी लोग लैक्सेटिव दवाइयाँ जो हैं वो अपने मन से ले ही लेते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए लेनी चाहिए। निफेडिपिन नाम का जो केमिकल कंपाउंड है वो आपके ऑइंटमेंट में होना चाहिए अगर आप उसको एनल फिशर या सीवियर पेन के लिए ले रहे हैं। उसी के साथ जो ओवर द काउंटर पेन किलर है, जैसे डोलो हो गई या कैल्पॉल हो गया, पैरासीटामोल हो गया, जो कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के मिलते हैं, इनको भी आप टेम्परेरी रिलीफ के लिए ले सकते हैं। हालांकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, सिट्स बाथ जो है वो इन दवाइयों से भी अच्छा पेन किलर इफेक्ट देता है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि घंटों घंटों तक एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, तो आप आदत बना लीजिए या अलार्म लगा लीजिए कि आप आधे घंटे में उठेंगे और एक 2-4 मिनट यहाँ वहाँ वॉक करके आ जाएंगे, जिससे कि नीचे के एरिया में ब्लड सप्लाई अच्छी तरीके से मेंटेन रहे। तो विद दैट मेरा आज का ये टॉक मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। मेरा मेन एम था आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना, थोड़ी दोस्ती कराना, थोड़े उसके बारे में चीज़ें बताना, एंड फाइबर की मदद से आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझाते हुए 3 ऐसी बीमारियों के बारे में बात करना जो कि हमारे देश में काफ़ी कॉमन है। तो आई होप इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी अपने बॉडी के एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम के बारे में, कि और एक न्यूट्रिएंट के बारे में कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे वो हमें
अलग अलग बीमारियों से बचाता है, एंड कुछ छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स या एडवाइस जो कि हम फॉलो कर सकते हैं इन स्पेसिफिकली 3 बीमारी, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला नैनो से बचने के लिए। ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ह्यूमन बॉडी के बारे में, ह्यूमन माइंड के बारे में, बट वो सब तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर मैं आपका एनकरेजमेंट, आपका सपोर्ट देखूंगा कमेंट्स द्वारा, क्या लोग मुझे फीडबैक दे रहे हैं उसके द्वारा। तो अगर आपको ये सच में अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। एंड विद दैट मैं आज का अपना सेशन खत्म करूंगा। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सी यू वेरी सून in the next episode.